हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। क्लैट 2024 के लिए हमारा एवेंजर बैच शुरू हो चुका है। रिसेंट बैच जो है वो 11th ऑफ जुलाई से शुरू होने वाला है। तो इफ़ एनी वन इज़ इंटरेस्टेड दे कैन गो फॉर इट। 7 बुक्स हैं, लाइव क्लासेज हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, 50+ मॉक्स हैं, 24/7 मेंटरशिप है। एवरीथिंग यू नीडेड ना इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सब कुछ मिलने वाला है। वहीं क्लैट 2025 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर आवर विजेता बैच। इट विल कॉस्ट यू 32,999 रुपीज़ ओनली फॉर होल 2 ईयर्स। इट्स नॉट फॉर 1 ईयर। इसके बाद अगर आप NLSAT की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर आवर प्रारंभ बैच। एंड अगर आप क्लैट PG की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर आवर अचीवर्स बैच। तो इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करके मिल जाएगा। डेमो क्लासेस भी मिल जाएगा। अब देखो, एक न्यूज़ ना अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। वैसे तो देखो, आप लोग मुझे फिर अब भगवान कह लो, इसलिए कह लो जो कि मैं कोई टॉपिक ना पहले ही करा देता हूँ। अभी आप बोलोगे सर चढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन एक्चुअल में मतलब तफरी कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। बट आपको याद होगा हमने एक टॉपिक किया था इस्लामोफोबिया इन स्वीडन। उस समय एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे, उन्होंने कुरान को बर्न किया था। 3-4 महीने पहले वो किया था। अब क्या हुआ है, थोड़ा सा प्रोटेस्ट के दौरान बहुत सारे लोगों ने यही चीज़ करना शुरू कर दिया है कि आपको पता है कि इस्लाम की होली कितनी आस्था जुड़ी हुई है इस्लामिक लोगों की फ्रॉम कुरान, और उसको बर्न किया जा रहा है, जिसका अगेंस्ट में अब पूरे विश्व में प्रोटेस्ट हो रहा है। काफ़ी सारे इस्लामिक कंट्रीज इसके अगेंस्ट में उठ रही हैं। इंडिया के मुस्लिम्स में भी ये चीज़ हो रही है कि बाइकॉट स्वीडन एंड इस तरीके की चीज़ें। तो ये क्या है पूरा मामला ना, अभी मैं आपको इस वीडियो के बाद एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ, वो देख लेना। आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि स्वीडन में हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, और इसमें टर्की का क्या सीन है, टर्की क्यों अब इसमें बीच में दिक्कत करेगा। एंड ऑल्सो स्वीडन नेटो में भी जाना चाहता है, पर यहाँ पे ये सब चीज़ें होंगी तो कैसे इंक्लूड होगा, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इसके बाद देखिए, एक फ्रंट पेज की न्यूज़ है, डिफेमेशन केस, गुजरात हाई कोर्ट रिफ्यूजेज रिलीफ टू राहुल। तो गुजरात हाई कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है रिलीफ राहुल गांधी जी को देने के लिए अंडर द डिफेमेशन केस। पुराना मामला हो चुका है लेकिन न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, डिटेल में अभी कवर करेंगे, इसे भी देखिएगा। अगर कर रखा है तो रिवाइज़ कर लीजिएगा, अदरवाइज़ इस पर समझ से ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। वैसे राहुल गांधी जी ने बोला क्या था, तो ये बोला था कि सारे चोरों के नाम मोदी ही क्यों हैं। तो ये नीरव मोदी को करते हुए ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को रेफ़र करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ इस तरीके की चीज़ें इन पे आरोप लगी हुई थी। कांग्रेस ने बोला है कि नाउ वी विल गो टू सुप्रीम कोर्ट, हम अपील करेंगे, लेट्स सी। CBI अरेस्ट 3 ऑफिशियल्स इन बालासोर ट्रेन कोलिजन केस। तो देखो, 3 ऑफिशियल्स हैं जिनमें जिनको ना एविडेंस हटाते हुए पकड़ा गया है CBI के द्वारा। मतलब ये चीज़ देखने को मिली है कि ये लोग एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। कौन कौन है, एक तो अरुण कुमार महाटा हैं, ही इज़ ऑल्सो ही इज़ ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर बालासोर। मोहम्मद आमिर खान सीनियर सेक्शन इंजीनियर इज़ इन सोरो। एंड एक टेक्नीशियन है पप्पू कुमार जो कि बालासोर में काम करते हैं। तो इन तीनों के ऊपर FIR दर्ज हुई है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, मेरे एक आप लोगों से क्विज का क्वेश्चन है, उसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में सभी लोग दे दीजिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना और फिर जवाब देने की कोशिश करना। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ही चालू हो गए, कुछ भी हो रहा है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप सभी लोग जो हैं एक कोचिंग में पढ़ने के लिए आए हैं, उस कोचिंग का नाम है क्लैट पॉइंट। लेट्स सपोज़ एक मॉक देने के लिए आप हमारे एक सेंटर पे आते हैं। जब आप मॉक देने आए थे तो हमने आपको ना वहाँ से जाने ही नहीं दिया, हमने आपको वहीं पर कैद कर लिया। अब आपके पेरेंट्स जो हैं कोई रिट फाइल करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे पहले तो ये बताओ कि ये रिट फाइल कौन कौन से कोर्ट में हो पाएगी, और अगर होगी तो कौन सी रिट फाइल होगी। ठीक है, ये आप लोगों का क्विज का क्वेश्चन है। तो ये था, अब दोनों टॉपिक को डिटेल में करते हैं। बाकी आज के न्यूज़पेपर में कोई और ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, हमारा इंडिया US का एक टॉपिक रह गया है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहाँ पे गए थे, तो कल के सेशन में हम उसको करेंगे। और एक टॉपिक आज के सेशन में आया हुआ है अरब यमन का क्राइसिस। ठीक है, सऊदी अरेबिया यमन क्राइसिस, बट उसमें ना इतने पॉइंट्स नहीं थे जिससे कि हम चीज़ों को नोट कर सकें। तो ये दोनों टॉपिक ना अगले 2 या 3 दिन के सेशन जब भी हम करेंगे तो उसमें अलग से मैं आज नोट्स बना के फिर उसको इंक्लूड करके करूँगा। तो ये दोनों टॉपिक अपने करेंगे, इसको मिस नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। एक है इंडिया US वाला और दूसरा है सऊदी अरेबिया यमन क्राइसिस। ठीक है, क्योंकि ये कभी नहीं किया हुआ है, ये दोनों टॉपिक बिल्कुल फ्रेश हैं। स्वीडन में इस्लामोफोबिया से रिलेटेड क्या है ये पूरा मैटर, आज के सेशन में सबसे पहले यही जानेंगे।
देखिए अभी इन सब पे जाए ना, तो पहले मैं आपको एक बॉडी है विश्व की, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। इसका नाम क्या है? नेटो। क्या नाम है? नेटो। आपको कुछ दिन पहले ये खबर आई होगी कि रशिया यूक्रेन में लड़ाई हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ किस वजह से? नेटो में यूक्रेन का नाम डालने से। उसके बाद हमने देखा था कि स्वीडन एंड फिनलैंड ने भी डिमांड किया था कि हम नेटो का पार्ट बनना चाहते हैं। तो क्यों सारी कंट्री विश्व की नेटो का पार्ट बनना चाहती हैं? देखिए 1949 में नेटो स्टैब्लिश हुआ था अगेंस्ट द यूएसएसआर, जो उस समय सोवियत यूनियन होता था। नेटो का मेन जो पर्पस था वो ये था कि कल को अगर नेटो के मेंबर्स के ऊपर किसी भी कंट्री ने अटैक किया, तो ये सारी जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो ये मान के चलेंगी कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है और ये सब मिलकर उसका जवाब देंगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब यूएस में अटैक किया गया था, तो उस समय जितने भी नेटो के मेंबर्स थे सभी ने अपने ऊपर ये अटैक माना था और अफगानिस्तान में सभी ने अपनी सेना भेजी थी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं कि अभी इससे क्या लेना देना है। तो देखो नेटो के अंदर कोई भी कंट्री इसीलिए जुड़ना चाहती है कि कल को अगर उनके ऊपर कोई अटैक करे तो वो वहां पे उनकी मदद ले सके। अब यहां पे देखिए आपकी क्या है? स्वीडन एंड फिनलैंड। ठीक है, ये वाला पोर्शन है ना विश्व के मैप में, आप देख लो, ये अपना प्यारा भारत है, यहाँ पे स्वीडन एंड फिनलैंड है। ये भी पार्ट बनना चाहती है किसके? नेटो के। किससे बचने के लिए? रशिया से। इनको ये लग रहा है कि रशिया ने जो यूक्रेन के साथ किया कल को वो कहीं हमारे साथ ना कर दे, इसीलिए हम भी नेटो का पार्ट बन जाते हैं। अब नेटो के पार्ट बनने के लिए क्या होता है? नेटो के मान क्या लो 30 मेंबर्स हैं। ठीक है, अब अगर किसी नए बंदे को इसमें एंट्री चाहिए ना, तो ये 30 के 30 मेंबर्स को अपनी एग्री दिखानी होगी, अपनी एसेंट देनी होगी कि हाँ भाई हम चाहते हैं कि इस कंट्री को इसमें ऐड कर दो। अगर इन 30 कंट्रीज में से किसी ने भी असहमति जताई तो फिर वो सामने वाली कंट्री नेटो का पार्ट नहीं बन पाएगी। क्लियर हुआ इतना? आई होप इतनी चीज आपको भी क्लियर हुई हो। अब देखो यहां पे क्या मसला है। मसला यह है कि टर्की ने स्वीडन से डिमांड करी थी। क्या डिमांड करी थी? देखो जब स्वीडन एंड फिनलैंड नेटो का पार्ट बनना चाहते थे तो टर्की वॉज द इकलौती ऐसो नेटो की कंट्री जिसने कहा था कि भाई हम आपको इसका पार्ट नहीं बनने देंगे। अब टर्की ने ऐसा क्यों कहा था? पहले तो देखो स्वीडन की एक बार और अच्छे से लोकेशन देख लो, ये आपका फिनलैंड है और ये आपका रशिया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखो टर्की ने ऐसा क्यों कहा कि हम आपको जो है इसका पार्ट नहीं बनने देंगे। टर्की के अंदर ना एक कुर्द ग्रुप होता है। कुर्द ग्रुप मतलब कर्दिश मिलिटेंट्स होते हैं काफी सारे। ये सारे टर्की के अंदर एक नया राष्ट्र की निर्माण करते हैं, नई कंट्री की डिमांड करते हैं और इसके चलते हुए काफी सारे मिलिटेंट एक्टिविटी वहां पे करते हैं और ये वहां से भाग के स्वीडन में जाके शरण ले लेते हैं। इसके बाद क्या हुआ? टर्की का ये कहना है कि भाई आपके यहाँ पे जितने भी कर्ड ग्रुप के लोग हैं उनको आप हमें अरेस्ट कराओ, तभी हम आपको नेटो का पार्ट बनने देंगे। स्वीडन में क्या है? स्वीडन में प्रॉब्लम ये है कि भाई लिबर्टी डेमोक्रेसी इन सब पे बात करते हैं। स्वीडन के लोगों का ये कहना है कि भाई अगर आपने इन लोगों को टर्की को सौंप दिया तो टर्की तो इनको फांसी पे चला देगा, तो इनको आप मत सौंपिए, भले आपको नेटो का पार्ट ना बनने का मौका मिले। तो इस वजह से सारी चीजें हैं। कुछ दिन पहले स्वीडन ने मना कर दिया था कि भैया हम जो है ना ये नहीं दे पाएंगे आपको, कर्डिश पीपल को हम आपको नहीं दे पाएंगे, जिसके चलते हुए टर्की ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि ठीक है भाई आप हमें मत दो, अब हम जो है आपको नेटो का पार्ट नहीं बनने देंगे। अब क्या हुआ? पहले क्या हुआ ना, उससे पहले एक चीज और बता देता हूं। देखो जब ना इंटरनेशनल लेवल पे मुस्लिम कंट्रीज में काफी सारे मुस्लिम्स के ऊपर या वेस्टर्न कंट्रीज में मुस्लिम्स के ऊपर काफी सारे प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने ना स्वीडन में माइग्रेट किया था और उस समय तो स्वीडन ने लोगों को शरण दिया रिफ्यूजी कह के। बट अब क्या हुआ ना, स्वीडन की पॉपुलेशन का 20% जो है ना वो मुस्लिम हो चुकी हैं। तो अब इसके वजह से स्वीडन में काफी सारे राइट विंग जो है ना वो खड़ी हो रही है, जो ये कहती है कि भाई इन लोगों को वापस भेजो, अपने देश के लोगों को पहले राइट्स दो और ये सारी चीजें। अब अभी क्या मैटर हुआ? अभी ना स्वीडन ने, टर्की ने, क्योंकि उसको शामिल नहीं होने दे रहा है नेटो में, और नेटो में स्वीडन शामिल होना चाहता है क्योंकि छोटी सी कंट्री है, कल को रशिया ऐसे कर देगा तब क्या करेंगे, तो नेटो में सेफ्टी चाहता है। तो हुआ ये कि वहां की राइट विंग ने टर्की की एम्बेसी के सामने कुरान को जलाया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टर्की की एम्बेसी के सामने
स्वीडन के अंदर कुरान को जलाया गया है, जो कि एक बहुत ज्यादा पवित्र एक स्कल्पचर है, पवित्र चीज है इन इस्लामिक रिलीजन। अब इससे यह संदेश गया कि टर्की ने ना स्पष्ट शब्दों में अब तो कह दिया है कि भाई अब तो तुम कुछ भी कर लो, आपने कुरान का अपमान किया है, हम आपको अब नेटो का पार्ट नहीं बनने देंगे। दूसरे कुछ लोगों का यहां पे ये भी एक एंगल आ रहा है कि ये टर्की के लिए नहीं किया इन्होंने, ये वहां के राइट विंग पॉलिटिशियंस ने जो इस्लाम के अगेंस्ट में हेट्रेड है वो दिखाई है, इस्लामोफोबिया इसको एक टर्म जो है दी जाती है, वो यहां पे किया गया है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम अभी सामने उभर के आई, जिसके वजह से आपने ये सारी चीजें देखी जो अभी पूरा का पूरा टेंशन चल रहा है। मैं आपको फिर से जल्दी से इस पूरी चीजों को रिपीट करता हूं। स्वीडन जो है ना वो नेटो का पार्ट बनना चाहता है, नेटो का मेंबर बनने के लिए जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को मंजूरी देनी पड़ेगी। टर्की ने कहा कि भाई स्वीडन हम तुम्हें नेटो का पार्ट बनने देंगे, लेकिन तुम्हें हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी कि भाई जो कर्दिश मिलिटेंट है इनको हमें सौंपो। स्वीडन की जनता ये नहीं चाहती है। अभी क्या हुआ, स्वीडन में राइट विंग भी क्रिएट हो रही, क्योंकि वहां पे अब 20% पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मुस्लिम लोगों की हो चुकी है। तो वहां पे कुछ लोग जो हैं वो अब इस चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं, वो चाहते हैं इनको वापस भेज दिया जाए। इसी के चलते हुए यहां पे ये आरोप लग रहे हैं कि राइट विंग ने इस्लामोफोबिया दिखाते हुए ये हरकत करी है कि टर्किश एम्बेसी के सामने कुरान को जलाया है। तो ये पूरी पिक्चर है एंड आई होप आपको ये चीज यहां पे समझ में आई हो। अब हम बात करते हैं राहुल डिस्क्वालिफाइड एज एमपी, कांग्रेस कॉल इट अ ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी। बीजेपी कह रही है कि नहीं भाई लीगली हुआ है, जो हुआ है कोर्ट ने किया है, हमने तो किया नहीं है, और कांग्रेस कह रही है कि गलत हुआ है, अपने को उस मामले में नहीं जाना है। देखो कभी भी किसी के अरेस्ट वरेस्ट पे ना ज्यादा खुश मत हुआ करो, मैं बता रहा हूं क्यों। भगवान ना करे कल को नंबर आपका आ जाए, कोई भी काम नहीं आएगा। कभी भी प्रो किसी भी पॉलिटिशियंस को या किसी भी चीज को ना हम लोग आंख बंद करके सपोर्ट करते हैं, बट आपको कभी ऐसा फील होगा ना कहीं आप फंसोगे तो कोई काम नहीं आएगा। तो इसीलिए हमेशा ये मानो कि जो सच है वही सामने हो। और अभी हम भी नहीं जानते हैं, देखते भी जानते भी नहीं है कि क्या होगा हाईकोर्ट में जो भी डिसीजन आएगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि कभी भी बायस थॉट लेके डिसीजंस मत लिया करो कि नहीं यार ये है। चलो सबसे पहले देखो ना, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो आर्टिकल 102 ऑफ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज फ्रॉम आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 102। इसका जो पार्ट 1 है वो रीजंस लिखता है कि क्यों कोई एमपी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। सबसे पहला देखो रीजन है, हम एक एक करके सारे रीजंस दिखेंगे, फिर हम ये भी देखेंगे कि राहुल गांधी जी किस रीजन में बाहर गए। तो पहला रीजन है इफ एनी पर्सन होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है एक अलग टॉपिक है, कभी और देखेंगे। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, ठीक है, अदर देन ऑफिस डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट नॉट ए डिस्क्वालीफाइड होल्डर। दूसरा, इफ वो अनसाउंड माइंड का है और कोर्ट के द्वारा ये बता दिया गया कि हाँ वो अनसाउंड माइंड का है, मतलब घोषित कर दिया गया है। अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तब, अगर वो भारत का सिटीजन नहीं रहता है और वॉलेंटरली किसी और देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, या फिर कोई ऐसा अलायंस पता पड़ता है उनका फॉरेन कंट्रीज के साथ जो कि देश के लिए सही नहीं है, तो भी ही कैन बी डिस्क्वालीफाइड। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है इफ ही इज सो डिस्क्वालीफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। राहुल गांधी जी जो है ना वो इसी पॉइंट की वजह से गए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आरपीए एक्ट है वहां उसके वजह से ये डिस्क्वालीफाई हुए हैं, और यही तो हमारा आर्टिकल कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, इफ ही इज सो डिस्क्वालीफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी जी के केस में जो लास्ट पॉइंट है उसी के वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के। अब आरपीए एक्ट में क्या प्रोविजन है जिसकी वजह से ये चीज हुई है, तो पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं आरपीए एक्ट 1951 का। आरपीए एक्ट 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्यों लाया गया था कि जितने आपके एमपीज हैं, एमएलएज हैं, एमएलसीज हैं, इन सबको रेगुलेट किया जा सके, इनके अगर कोई इस तरीके की गतिविधि ये करें तो उनके ऊपर एक्शन लिया जा सके। पार्लियामेंट में डॉक्टर BR अंबेडकर जी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, अब राहुल गांधी जी को डिफेमेशन के अंदर कन्विक्ट कर दिया गया।
क्रिमिनल प्रोसीडिंग थी, 2 साल की सजा हुई, बेल वेल एक अलग मामला है, लेकिन कन्विक्शन तो हो गया। तो उसके बाद कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सूरत, उनका एक आदेश निकलता है कि श्री राहुल गांधी मेंबर ऑफ लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द वायनेड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन केरला स्टैंड डिस्क्वालिफाइड। किस चीज के तहत? आर्टिकल 1011 सब क्लॉज ई, ये मैंने आपको बताया, और आरपीए एक्ट के सेक्शन 8 के तहत। समझ में आई बात? अब आपने ना इस जब भी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में सुन रहे होगे तो एक केस का नाम बार बार सुन रहे हो जिसका नाम है लिली थॉमस केस। तो वो क्या है, कौन है लिली थॉमस जी, वो भी इससे कनेक्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, यहां पे मैं आऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलते हैं। ये है लिली थॉमस जी, क्या नाम है इनका? लिली थॉमस जी। नाउ शी पास्ड अवे 1927 से 2019 तक ये रही थी, एक इंडियन लॉयर थी, और इन्होंने ना कोर्ट में एक प्रोविजन चैलेंज किया था आरपीए एक्ट का, जिसके वजह से उसका डायरेक्ट रिलेवेंस हो जाता है राहुल गांधी जी से। अगर इन्होंने केस नहीं किया होता ना और इनके फेवर में वर्डिक्ट नहीं आता तो राहुल गांधी जी अभी डिस्क्वालिफाइड नहीं होते। क्यों, मैं बताता हूं। देखिए, आरपीए एक्ट का जो सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 है, सेक्शन 8 सब क्लॉज 4, ये कहता है कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन जो है ना आफ्टर 3 मंथ्स के बाद ही लागू होगा। मतलब अगर कोई बंदा आज कन्विक्ट हो रहा है तो इससे 3 मंथ बाद ही उसका डिस्क्वालिफिकेशन अलाउ होगा, तब तक वो ऑफिस होल्ड कर सकता है। अब इससे क्या हो रहा था कि बंदे जो हैं वो सत्ता में रह के बहुत सारी चीजें चेंज करवा दे रहे थे अपर कोर्ट्स में, और फिर तो वो डिस्क्वालिफिकेशन हो ही नहीं पाता था। इसके चलते हुए हाई कोर्ट में ना फिर वो हाई कोर्ट में मतलब अपील कर सकते हैं और फिर अपना रूलिंग बचवा सकते हैं। इसके चलते हुए 2013 के अंदर लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 को, और ये कहा कि भैया इमीडिएटली जो है ना वो बंदा डिस्क्वालीफाई होगा, और इसी वजह से राहुल गांधी जी जो है ना वो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाइड हो गए। समझ में आया? जो आरपीए एक्ट का सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 था वो ये कहता था कि 3 मंथ का टाइम मिलेगा, फिर जो है वो बंदा डिस्क्वालीफाई होगा। लेकिन लिली थॉमस जी ने जब केस फाइल किया उन्होंने यही कहा कि इमीडिएट होना चाहिए। कोर्ट ने इनके फेवर में फैसला दिया और ये कहा कि हाँ भाई इमीडिएटली होना चाहिए। तो वही पूरा मामला है जो लिली थॉमस जी के केस से ना इसको कनेक्ट किया जा रहा है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी कि क्यों लिली थॉमस जी का केस राहुल गांधी जी के इस मसले के साथ जो है वो कनेक्ट करके बताया जा रहा है। थोड़ा सा इस केस के बारे में और देख लेते हैं। 10 जुलाई 2013 को ये वर्डिक्ट आया था, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके साथ एक केस और था, लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोनों का मैटर सेम था तो कोर्ट ने दोनों को मर्ज करके रूलिंग दी थी। इसमें ये रूलिंग आई थी कि एमपी, एमएलए, एमएलसी जो कि कन्विक्ट हुए हैं क्राइम के लिए और मिनिमम उनको 2 साल की सजा हुई है, वो अपनी मेंबरशिप जिस भी वो हाउस के मेंबर होंगे वो इमीडिएटली लूज कर देंगे। तो ये लिली थॉमस का वर्डिक्ट था। आई होप आपको समझ में आ गया हो। उस समय वैसे मैं बता दूं इस केस का बैकग्राउंड क्या है। उस समय ना बहुत सारे आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलसीज, एमएलए, ये सब लोग ना पोस्ट होल्ड करे बैठे थे और इनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन हो चुका था। अब क्या हो रहा है, 3 महीने के चक्कर में होल्ड कर रहे हैं, अपर कोर्ट में जाते थे, वहां चैलेंज करवा के बचा लेते थे। और करीबन जो मुझे एक आंकड़ा पता है, इसमें लिखा भी है 5000 के आसपास लोगों पे तुरंत 2013 में ये वर्डिक्ट इंप्लाइड हो गया था कि इमीडिएट इफेक्ट से सब डिस्क्वालिफाइड है। तो ये वाली चीज है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर राहुल गांधी जी का अब क्या फ्यूचर है, राहुल गांधी जी क्या कर सकते हैं? तो देखो, राहुल गांधी जी के पास अब यही ऑप्शन है कि वो जो है अपर कोर्ट में जाएं और अपने इस फैसले के अगेंस्ट में केस करें कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है और बताइए क्या होगा। तो अब इसमें देखो 2-3 चीजें हैं। अगर अपर कोर्ट जो है वो स्टे लगा देगी कन्विक्शन पे तो भी जो है इनका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वापस आ जाएगा, या फिर अपर कोर्ट पूरे के पूरे फैसले को गलत बता देगी तो भी इनकी जो है मेंबरशिप वापस आ जाएगी। तो बाकी देखते हैं अब क्या होता है। फिलहाल जो हो रहा था वो मैंने आपको बता दिया।